लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विनायक दामोदर सावरकर पर लगातार तीखा हमला करते रहते हैं। सावरकर और संघ की विचारधारा के खिलाफ राहुल के बयान बीजेपी को परेशान करते रहे हैं। संघ और सावरकर को लेकर राहुल के तीखे तेवरों के चलते बीजेपी कई बार बैकफुट पर भी दिखाई दी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ देश में अलग अलग जगह मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। सूरत में दर्ज कराए गए एक मामले में तो निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा तक सुना दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब पुणे की अदालत से जब राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर मामले में समन मिला तो राहुल ने कोर्ट से बड़ी डिमांड कर दी है, जिससे अब बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है। तो सावरकर मामले में कैसे बीजेपी को मुसीबत में डालने की राहुल गांधी ने कर ली है तैयारी, आज इसी मामले को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी मार्च 2023 में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। इस दौरान लंदन में उन्होंने प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को संबोधित किया था और उसने अपने उस संबोधन में राहुल गांधी ने विनायक सावरकर को लेकर कुछ तथ्य रखे थे, जिसको लेकर विनायक सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी ए सावरकर ने राहुल के खिलाफ पुणे में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में पुणे की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के जरिए एक आवेदन किया है, जिसमें उन्होंने सावरकर पर ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड को सामने रखने के लिए मुकदमे को समन ट्रायल में बदलने की मांग की है। अब राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया है कि इस मामले में गहन और विस्तार से चर्चा होने की जरूरत है और इस पर गहन सुनवाई की भी जरूरत है। सुनवाई में लंबा समय लग सकता है, लेकिन न्याय के हित में यह जरूरी भी होगा कि इस मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए, क्योंकि संक्षिप्त सुनवाई यानी कि छोटी सुनवाई में मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। यानी विस्तार पूर्वक इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, पूरा समय लगना चाहिए सुनवाई के दौरान। तो राहुल की याचिका में यह भी कहा गया कि सावरकर के सच्चे योगदान की जांच इतिहास के जरिए ही की जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी इस मामले में शिकायतकर्ता से व्यापक और गहनता से बहस कर सकेंगे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को कोर्ट के सामने रख लाया जा सकेगा। राहुल गांधी की याचिका को लेकर अब एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता से अपना पक्ष दाखिल करने को कहा है। अब ऐसे में अगर समन कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो सावरकर के योगदान की जो कहानी सुनाई जाती रही है और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ जाएगी, यानी सच क्या है वो सामने आ जाएगा। दरअसल राहुल गांधी अपनी रैलियों में सावरकर को माफी वीर कहते हैं और इसके लिए वो इतिहास के तथ्यों का हवाला भी देते रहे हैं, क्योंकि जब सावरकर को गिरफ्तार कर अंडमान की सेल्यूलर जेल भेजा गया था तो उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगते हुए एक पत्र लिखा था और उसी पत्र को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से सावरकर पर हमला बोला जाता है और सावरकर के लेकर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा जाता है, क्योंकि सावरकर को लेकर बीजेपी और संघ की तरफ से एक दूसरी कहानी दिखाई जाती है। यानी सावरकर को आदर्श माना जाता है संघ और बीजेपी की तरफ से, वही कांग्रेस उन्हें माफी वीर कहती है और अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाला कहती है। तो अब एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से अगर इस मामले की प्रकृति को बदल दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सावरकर पर जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं वो सामने लाए जाएंगे और शायद बीजेपी और संघ यही नहीं चाहता कि सावरकर पर ऐसी चर्चा हो जिससे बीजेपी जिस व्यक्ति को गांधी के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रही है उसकी छवि ही धूमिल हो जाए और खुद बीजेपी ही मुसीबत में फंस जाए। तो अब हम आपको सावरकर को लेकर कुछ तथ्य बताते हैं। सावरकर की जिंदगी के दो रूप थे। पहला, अंडमान की सेल्यूलर जेल जाने से पहले का, जिसमें उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सेल्यूलर जेल जाने के बाद उनका दूसरा व्यक्तित्व सामने आया, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी सभाओं में लगातार करते रहे हैं। सावरकर सेल्यूलर जेल में करीब 9 साल 10 महीने रहे। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। वहां पहुंचने के करीब 1.5 महीने बाद ही उन्होंने माफीनामा लिख दिया था। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र दिया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि अंग्रेजों के प्रति सावरकर का जो रुख था उसमें हुए बदलाव के चलते ही उस समय सेल्यूलर जेल के जेलर बेरी ने सावरकर को कई रियायतें दी। सावरकर के साथ उस समय जेल में बंद रहे वरिंद्र घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे, लेकिन जब हम उनसे कहते कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे।
उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया जाता था। ऐसे में जेल में हर 15 दिन पर कैदी का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेलुलर जेल पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक का अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। इस तरह उनका 14 पाउंड वजन बढ़ा था। जबकि सेलुलर जेल के बारे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादें बेहद खराब थी। वहां उनकी सेहत तक बिगड़ जाती थी। लेकिन सावरकर का वजन बढ़ गया। सावरकर को लेकर यहां तक कहा जा रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों से सेलुलर जेल की जगह भारत की किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी और इसके बदले में वो सरकार की मदद को तैयार थे। सावरकर ने यह भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है और उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की जो सजा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाजत तक दी गई थी। इसके बाद 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ दिया गया। एक तो वो कि किसी राजनीतिक गतिविधि में वो हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। अब सावरकर ने वायसराय लिनलिथगो के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है, गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपए महीना। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। इन सभी तथ्यों के अलावा एक तथ्य ये भी है कि जब साल 1948 में महात्मा गांधी की जान ली गई तो उसके 6 दिन बाद सावरकर को इस मामले की साजिश रचने के शक पर मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद बनाए गए कपूर कमीशन की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं माना गया। ये तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दुनिया के सामने हैं, लेकिन जब कोर्ट में सावरकर के व्यक्तित्व को लेकर बहस होगी तो इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, कई रिकॉर्ड सामने लाए जाएंगे और उन्हीं तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर सवाल जवाब होंगे। ऐसे में एक बात तो साफ है कि सावरकर के दूसरे व्यक्तित्व जो जेल जाने के बाद का था, जिसे दबाने की कोशिश बीजेपी और संघ की तरफ से लगातार की गई है, वो खुलकर सामने आ सकती है और ये बीजेपी और संघ कतई नहीं चाहता। ऐसे में यह साफ कहा जा रहा है कि सावरकर मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का जो मामला है वो दर्ज कराने का दावा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी सावरकर को लेकर जो खुली बहस चाहते थे, लेकिन अब लगता है कि मानहानि के मुकदमे ने वो उन्हें उपलब्ध करा दिया है। यानी राहुल गांधी को घेरते हुए खुद बीजेपी अब घिरी हुई दिखाई दे रही है। अभी इस मामले में एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने वाले सावरकर के रिश्तेदार को कोर्ट ने जवाब देने का वक्त दिया है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि सावरकर पर राहुल गांधी के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।